आज बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 की। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 फंडामेंटल राइट्स को कवर किया गया है। टोटल हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें से पहला था राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी को कवर किया गया था आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। देन सेकेंड था राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम को कवर किया गया है आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। टोटल 5 राइट्स हैं यहाँ पे, आर्टिकल 19, 20, 21, 21A दैन 22। तो 19 और 20 जो है हम पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया है। आज बात करेंगे आर्टिकल 21 जो है वो रिलेटेड है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि किसी भी पर्सन से उसकी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो है वो नहीं ली जा सकती, नहीं किसी भी पर्सन को डिप्राइव किया जाएगा राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ, यानी जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया गया है लॉ के द्वारा, उससे अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे किसी पर्सन की राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी स्टेट को लेनी पड़ जाए तो वो फिर ले सकती है, लेकिन ऐसे नॉर्मल कंडीशन में नहीं ली जा सकती है। लेकिन यहाँ पे राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ खाना पीना सोना नहीं होगा। राइट टू लाइफ का मतलब है किसी भी पर्सन को एक डिग्निटी के साथ जीने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत है वो सब राइट टू लाइफ में कवर की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट से राइट टू लाइफ मतलब निकल के आया है। राइट टू लाइफ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, राइट टू स्पीक, राइट टू नॉट टू स्पीक। अब जैसे राइट टू स्पीक हमारे पास राइट है, उसी तरीके से राइट टू साइलेंट भी राइट है। तो ये सब राइट टू लाइफ में कवर किया जाएगा। राइट टू ईट, राइट टू स्लीप। लक्ष्मीकांत की बुक में बहुत एक लंबी सी लिस्ट दी हुई है जो राइट जो है सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट से निकल के आए हैं कि ये सब जो राइट्स है वो राइट टू लाइफ में आर्टिकल 21 के अंडर कवर किए जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल से कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 21 ये कहता है कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा, लेकिन एक सिचुएशन है एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ। यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जैसे किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसे जब फांसी की सज़ा हो रही है तो हम ये नहीं कहेंगे ना कि उससे उसकी लाइफ छीनी जा रही है, यहाँ पे आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है। नहीं, ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ के अंडर आएगा। यहाँ पे एक्चुअली 2 कॉन्सेप्ट हैं। पहले क्या था ना कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ हम फॉलो करते थे, लेकिन धीरे धीरे इवोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का इवॉल्व होना, ठीक है, सिचुएशन के साथ साथ हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे आ गए। ये प्रीलिम्स में पूछा भी गया था, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो है वो एक जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया कॉन्सेप्ट है, वही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या होता है? Validity of a law that has prescribed a procedure cannot be questioned on the ground that law is unreasonable, unfair और unjust। तो इसमें क्या था कि एक बारी कोई लॉ बना दिया गया, ठीक, उस लॉ को क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि ये लॉ तो इनवैलिड है, इसके अकॉर्डिंग आपसे पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ छीना जा रहा है। तो पहले ऐसा होता था कि जो हम प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो करते थे, इसमें यह था कि एक बार लॉ बना दिया गया तो लॉ को क्वेश्चन नहीं किया जाता था और उसी के अकॉर्डिंग आपसे ट्रीट किया जाता था, आपको ट्रीट किया जाएगा, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी पे क्वेश्चन उठाया जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे आ गए और हम ये देखने लग गए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से ये निकल के आने लग गया कि हमें लॉ को भी देखना है, क्या लॉ अनफेयर तो नहीं है, क्या लॉ अनजस्टिस तो नहीं है। अब जैसे कि IPC हो गया, CPC हो गया, तो ये हमारे वो लॉज हैं जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम के लॉज हैं, हमने उन्हें एज इट इज़ अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन सिचुएशन के साथ साथ हम उनमें अमेंडमेंट करते हैं। तो अब हर जो ब्रिटिशर्स के टाइम का बनाया हुआ लॉ है वो वैलिड हो, ये ज़रूरी तो नहीं है ना। तो हम सज़ा देते टाइम ये भी देखेंगे कि क्या वो लॉ जस्ट है, क्या वो लॉ फेयर है। ऐसा तो नहीं है कि लॉ ही गलत है और हम उस गलत लॉ के अकॉर्डिंग सज़ा दे रहे हैं। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ की ये कमी थी, लेकिन अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जा रहा है तो उसमें इस कमी को ख़त्म किया गया है।
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक डॉक्ट्रिन है दैट नॉट ओनली चेक्स इफ देयर इज अ लॉ टू डिप्राइव द लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, ऑल्सो इंश्योर दैट लॉ इज मेड फेयर एंड जस्ट। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये है कि सिर्फ ये नहीं देखता है कि इस लॉ के द्वारा किसी इंसान की पर्सनल लिबर्टी से उसको डिप्राइव किया जा रहा है, उसको राइट टू लाइफ से डिप्राइव किया जा रहा है, बल्कि ये भी देखता है कि जो लॉ उससे उसकी पर्सनल लिबर्टी राइट टू लाइफ छीन रहा है, क्या वो लॉ जस्ट है, क्या वो लॉ फेयर है। ऐसे ही कोई ऐसा वैसा कानून बना के आप किसी की पर्सनल लिबर्टी राइट टू लाइफ को नहीं छीन सकते हैं, है ना। कहने का सिंपल सा ये मतलब है। इसके लिए बहुत सारे जजमेंट्स भी आए हैं, जैसे गोपालन केस था 1950 में। प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन नॉट फ्रॉम द आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। तो जब वो 1950 में गोपालन केस आया तो उसमें ये कहा गया कि जो आर्टिकल 21 के अंडर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है वो सिर्फ अवेलेबल है अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन, ना कि आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन का मतलब ये है कि कुछ भी लॉ बना दिया गया है, ठीक है, तो अब आपने कुछ क्राइम किया है तो उस लॉ के अकॉर्डिंग आपको सज़ा मिल जाएगी। आपकी पर्सनल लिबर्टी, आपके राइट टू लाइफ को छीना जा सकता है। मतलब लॉ पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा है, ना लॉ पे कोई क्वेश्चन उठाएगा, ऐसा गोपालन केस 1950 में कहा गया। यानी पर्सनल लिबर्टी की बात करें, ओनली लिबर्टी रिलेटिंग टू द पर्सन और बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। इस केस के अकॉर्डिंग पर्सनल लिबर्टी का मतलब ये था सिर्फ लिबर्टी रिलेटेड टू अ पर्सन और अ बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। देन मेनका गांधी का केस आता है 1978 में। इस केस ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया। तो ये याद रखना है कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये जो कॉन्सेप्ट है अमेरिकन कॉन्सेप्ट, ये मेनका गांधी केस से आया था 1978 में। ये कहता है प्रोटेक्शन अंडर जो आर्टिकल 21 प्रोवाइड की जा रही है शुड बी अवेलेबल नॉट ओनली अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन। एग्जीक्यूटिव समझ रहे ना, एक्शन इम्प्लीमेंट किया जा रहा है लॉ के अकॉर्डिंग तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। यानी लॉ में जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग जो एक्शन लिया जाता है दैट इज़ एग्जीक्यूटिव एक्शन, बट ऑल्सो अगेंस्ट आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। तो इस केस में ये कहा गया कि जो प्रोटेक्शन आर्टिकल 21 के अंडर प्रोवाइड की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है वो आर्बिट्रेरी है उसके अगेंस्ट नहीं प्रोवाइड की जाएगी, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि जो लेजिस्लेटिव एक्शन है वो आर्बिट्रेरी तो नहीं है, क्या लॉ जस्ट है, क्या लॉ फेयर है कि नहीं। यानी एक अनफेयर लॉ से, है ना, ऐसा लॉ बना दिया गया जो जस्ट और फेयर ही नहीं है। उस लॉ के अकॉर्डिंग आप किसी की पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ कैसे ले सकते हैं। तो सिंपल सा कहने का यही मतलब है, राइट टू लाइफ यानी राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। इस केस में ये बताया गया कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ खाना पीना, मुझे चैन से सोने दो, खाने दो, पीने दो, दैट इज़ नॉट राइट टू लाइफ। मुझे चैन से घूमने दो, दैट इज़ नॉट राइट टू लाइफ। एक पर्सन को डिग्निटी के साथ जीना, दैट इज़ राइट टू लाइफ। उसकी रिस्पेक्ट भी तो होनी चाहिए ना, यू कैन नॉट डिफेम एनी पर्सन। तो राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी के बराबर है। पर्सनल लिबर्टी को भी बहुत ज़्यादा वाइड टर्म में इस केस में देखा गया, एंड इट कवर्स अ वैरायटी ऑफ राइट्स एंड गो टू कॉन्स्टिट्यूट पर्सनल लिबर्टीज ऑफ अ मैन। तो जब ये केस आया तो यहाँ पे राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को बहुत ही वाइडेस्ट टर्म में एक्सप्लेन किया गया।